Good evening, students. Good evening, everyone. मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कल का टॉपिक रिवाइज करेंगे, उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर विद टुडेस सेशन। तो कल हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन एग्रीकल्चर। रोल क्या होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इन एग्रीकल्चर? जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती है वो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को बाय एनालाइजिंग द जेनेटिक डेटा ऑफ प्लांट। फिर वो किस चीज में फर्दर हेल्प करता है? उससे क्रॉप की क्वालिटी बेटर होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। इससे हमें बेटर फार्मिंग आउटकम्स मिलेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा वो। डिजीज डिजीज से, पेस्ट से, लो रेनफॉल में, हर कंडीशन में हमारी क्रॉप सरवाइव कर सकती है। तो उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। वो क्रॉप ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनके डीएनए में मॉडिफिकेशन की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। उसका पर्पस क्या होता है? ताकि बेटर हाई यील्ड क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकें, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ सके हमारी क्रॉप की, या फिर हम ऐसी क्रॉप बना सके जो पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट हो। इसमें हमने एग्जांपल देखा था बीटी कॉटन, जो कि एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है। जिस कॉटन प्लांट में हमने एक बैक्टीरिया के जीन को ऐड करवाया था, उस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस thuringiensis। इस जीन का हमने ऐड करवाया था कॉटन प्लांट में, इस बैक्टीरिया के जीन को। तो जो कॉटन प्लांट था वो खुद को रेजिस्ट कर सकता था पेस्ट के अगेंस्ट। हमें बाहर से सुपरफिशियली पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा था, विटामिन ए की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई गई थी जो था गोल्डन राइस में। उस कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होती थी जहाँ पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी गई थी, तो उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए क्रॉप में ही हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी थी विटामिन ए की। फिर हमने देखा था क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है वो हेल्प करता है हमारी कि हम आइडेंटिफाई कर सके यूजफुल जीन्स को, ताकि हमारी क्रॉप को हम लोग इम्प्रूव कर सके। वो किस चीज में सपोर्ट करता है? फास्टर ब्रीडिंग टेक्निक्स में। हम अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग हम ट्रेड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे हम हाई क्वालिटी क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं। इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो साइंटिफिक डेटा होता है उसकी हेल्प से हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को। उसके बाद हमने पेस्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था। पेस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक हेल्प डेवलप क्रॉप दैट कैन रेजिस्ट पेस्ट नेचुरली। इसके बेनिफिट्स क्या थे? ये रिड्यूस करता है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स को, लोअर फार्मिंग कॉस्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। अगेन इसका वही एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। उसमें हमने देखा था कि कैसे प्लांट के अंदर हमने बैक्टीरिया के जीन को इंट्रोड्यूस कराया था, जिसकी वजह से वो प्लांट खुद को पेस्ट से प्रोटेक्ट कर सकता था। इससे हमें उस पर फिर बाहर से पेस्टिसाइड को स्प्रे करने की जरूरत नहीं थी। जो कोस्ट फार्मिंग की कोस्ट वैल्यू थी वो कम हो गई थी और इससे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लोग कर सकते थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हार्म कॉज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, दे आर नॉट इको फ्रेंडली। तो अब हम अगर पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करेंगे तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर भी हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था फूड सिक्योरिटी।
फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है इंश्योरिंग इनफ फूड फॉर एवरीवन, कि हर किसी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मिलना चाहिए, ये इंश्योर करना फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फूड सिक्योरिटी में। कैसे? हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो क्रॉप रेजिलेंस है, उसकी सर्वाइवल है जो क्रॉप का, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि हमने राइस का एग्जांपल पढ़ा था, ड्रॉट रेजिस्टेंट, कि अगर कम रेनफॉल भी हुई है तो भी वो राइस की जो क्रॉप है वो सर्वाइव कर सकती है। और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगी, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो इंश्योर करेगा कि क्रॉप का लॉस ना हो, नुकसान ना हो फार्मर को। तो हमने देखा जो टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो ग्रोइंग डिमांड है ना फूड की, उसको कोप अप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन का? जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन एग्रीकल्चर, ये एनहांस करती है फूड की क्वालिटी को, सपोर्ट करती है सस्टेनेबल फार्मिंग को। थर्ड, ये रिड्यूस करती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फोर्थ इज इट इम्प्रूव फार्मर्स प्रोडक्टिविटी, हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती है। एम आई क्लियर विद इट? सबको कल का टॉपिक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना हो? सबको समझ में आया? असाइनमेंट में किसी को कोई इशू हो इस टॉपिक की? चलो तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है एथिकल इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। अब तक हमने बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को देखा, जैसे कि हेल्थ केयर में हम बायोटेक को कैसे यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर बायोटेक की मदद से हम कैसे बेटर मेडिसिन बना सकते हैं, या फिर अपनी क्रॉप को बेटर कर सकते हैं। बट रिमेम्बर, हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क और एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं। आज हम उन्हीं कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, अगर साइंस इतनी पावरफुल हो जाए कि ह्यूमंस के बेबी के जीन्स डिसाइड कर सके, अगर बायोटेक्नोलॉजी या फिर हमारी जो साइंस है वो इतनी पावरफुल हो जाए कि जो ह्यूमन बींग्स के बेबीज होते हैं उनके जीन्स को डिसाइड कर सके, जैसे कि बेबी की हाइट क्या होगी, बेबी का आई कलर क्या होगा, या फिर इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, क्या ये चीज सही होगी? अगर हम लोग खुद से ही डिसाइड करने लगे और साइंस की मदद से ऐसा कर सके कि हम बेबी नेचुरली बेबी जैसा है वैसा नहीं होगा, हम चूज करेंगे कि उसका आई कलर वाला जीन ये वाला होना चाहिए, उसके हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका आईक्यू लेवल इतना होना चाहिए, क्या ये चीज चूज करना अपने अकॉर्डिंग सही है या गलत है? आप अपने अकॉर्डिंग बताओ, आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टेल मी। अंशु, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए कि हम अपने अकॉर्डिंग बेबी को डिजाइन करें? अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, क्या ये चीज सही है कि गलत है? नहीं मैम, ओके। और बताओ, आप सबको क्या लगता है? ओके, नहीं। चलो, अब जो ये क्वेश्चन मैंने रेज किया कि क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है, इसको हम बोलते हैं एथिकल इशू। जो वर्ड एथिक्स आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन, उसका मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो वर्ड एथिक्स मैं बार बार यूज कर रही हूँ, उस शब्द का मतलब होता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है, रिमेम्बर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही पावरफुल फील्ड है, बट हमको उसका यूज रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी भी चीज के लिए, लाइक जैसे हम डिजाइनर बेबीज
डेवलप कर सकते हैं। हम ऐसी इररेलेवेंट चीजों के लिए साइंस को यूज ना करें, क्योंकि एक लाइन होती है सही और गलत के बीच में, हमें उसे याद रखना है और उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। ये एथिकल इश्यूज होते हैं, आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला, एथिकल इश्यूज एग्जैक्टली क्या होता है आप सबको समझ में आ गया ना। एथिकल इश्यूज रेफर्स टू क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। क्या सही है क्या गलत है, जो हम साइंस को प्रैक्टिस करते वक्त हमें जो चीजें ध्यान रखनी है, ये होता है एथिकल इश्यूज। बायोटेक्नोलॉजी में जो एथिक्स है वो इंश्योर करता है कि जो हम ये टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं, इनको यूज करें बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करें। व्हाट आर एथिकल इश्यूज, इस वर्ड का मीनिंग सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, एथिकल इश्यूज वर्ड का मीनिंग गलत है? एथिक्स वर्ड देखा तो इतना दिमाग में आना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ इतना ही मतलब है एथिकल इश्यूज का, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एम आई क्लियर विद इट? टेल मी यस और नो। मीनिंग क्लियर है? श्वेता, एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम जो साइंस की टेक्नोलॉजी है हमारे पास इतनी सारी, उस टेक्नोलॉजी को गलत यूज ना करें, हमारे एथिक्स के अगेंस्ट ना जाए, मोरल्स के अगेंस्ट ना जाए, गलत यूज ना करें, वो होता है एथिकल इशू। समझ में आया श्वेता? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन एथिक्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है उसका मतलब होता है हमारे जीन में चेंजेस करना या फिर डीएनए में चेंजेस करना। जैसे कि ये एक प्लांट के डीएनए में भी चेंजेस करना हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है और ह्यूमंस में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लांट्स में एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ये सब एग्जाम्पल्स हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये बेनिफिशियल तो हो सकते हैं, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बन गई बीटी कॉटन, और न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने बढ़ा दी। बट इधर एक कंसर्न रेज होता है कि क्या ये जो मॉडिफाइड फूड है वो कंप्लीटली सेफ है या नहीं है, या फिर ये जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। ये जो कुछ क्वेश्चन कंसर्न अराइज हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इमेजिन करो जो साइंटिस्ट हैं वो बेबीज के जीन्स को मॉडिफाई करने लगे, जैसे कि इससे डिजीजेस तो रिमूव की जा सकती है, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज रिमूव की जा सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रिमूव किया जा सकता है। ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी में हम लोग जीन्स के में चेंजेस करके या जीन्स को रिमूव करके हेल्थ या डिजीजेस के रिस्क हैं जो उनको रिमूव कर रहे हैं, डिजीजेस को बॉडी से कम्प्लीटली रिमूव कर रहे हैं। सुनने में ये सब हमें अच्छा लग रहा है, बट इसके साथ साथ प्रॉब्लम भी अराइज होती है। पीपल में यूज दिस टेक्नोलॉजी इन अ रॉन्ग वे। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको लोग गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजाइनर बेबीज क्रिएट करने के लिए। जब तक हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज कर रहे थे डिजीजेस से बचने के लिए, डिजीजेस को क्योर करने के लिए, तब तक वो ठीक था। बट इसको अगर हम गलत तरीके से यूज करने लग गए, फॉर एग्जाम्पल बाय क्रिएटिंग डिजाइनर बेबी, तो वो एथिकली गलत होगा। डिजाइनर बेबी का मतलब, जैसे पेरेंट्स चूज कर सकते हैं कि हमें हमारे बच्चे की हाइट इतनी चाहिए, हमारे हमारे को हमारे बच्चे का स्किन कलर ये चाहिए, उसका इंटेलिजेंस लेवल ये चाहिए,
क्या ऐसे बेबीज के जीन्स को चूज करना, बेबीज को डिजाइन करना सही है, फेयर है या नहीं? बताओ, ऐसे बेबीज को जीन्स को चूज करना, उनको मॉडिफाई करना सही है, फेयर होगा क्या ये चीज? नहीं है। और हम जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कोई नई ड्रग या मेडिसिन बनाई जाती है तो साइंटिस्ट पहले उस मेडिसिन को एक माउस के ऊपर टेस्ट करते हैं, माइस के ऊपर। क्या वो चीज सही है कि हम अपने फायदे के लिए एनिमल को किल कर रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं? क्या ये एथिकली सही है? क्या एनिमल्स को एथिक को हार्म करना एथिकल है? नहीं है। है ना? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रेज होती है हमें। टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम उसको यूज करें, अच्छी बात है, बट हमें इसका मिसयूज नहीं करना है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग बेबी को चूज करने लगे कि ऐसा ऐसा बच्चा चाहिए, तो वो चीज बहुत गलत होगी ना। ऐसे तो कोई नेचुरल चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी। हर किसी को हर चीज बहुत अच्छी चाहिए और वो नेचर के अगेंस्ट है, तो वो चीज करना गलत है। अब ऐसे इसको ऐसे समझो कि आप लोग हो, आपकी नेचुरल आइडेंटिटी को मैं चेंज करूँ, आइडेंटिटी को आपकी परमिशन के बगैर मैं आपकी आइडेंटिटी में चेंजेस करूँ, तो क्या आपको वो चीज सही लगेगी? ना तो मैंने आपसे आपकी परमिशन ली आपकी आइडेंटिटी को चेंज करने की, और मैं वो कर रही हूँ आपसे बिना पूछे, क्या ये चीज सही है? नहीं है ना, ये गलत है ना। तो ये सेम एथिकल कंसर्न हम बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का समझ में आया? जब तक हम डिजीजेस को क्योर कर रहे हैं, ड्रग डेवलप कर रहे हैं, तब तक वो चीज ठीक है। पर जब हम उसे अपने मतलब के लिए यूज करने लगे कि अपने अकॉर्डिंग बेबीज को डिजाइन करना, वो चीज गलत हो जाएगी। डिफरेंस समझ में आया क्या सही और क्या गलत में, कि कहाँ तक यूज कर सकते हैं और कब उस चीज का मिसयूज होना स्टार्ट हो रहा है? ये थे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के एथिक्स। ठीक है, क्लियर ये टॉपिक? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ह्यूमन जेनेटिक कंसर्न भी पढ़ लिया, डिजाइनर बेबीज वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम डेटा प्रिवेसी इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब देखो, डेटा प्रिवेसी जो बायोटेक्नोलॉजी में आज के टाइम पे हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं, और ये बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है। यानी कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपको डिजीजेस का रिस्क या आपको कौन सी डिजीज है, ये सब चीजें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से। बट इधर प्रॉब्लम क्या अराइज होती है कि जो हमारा डीएनए होता है वो हमारी, उसमें स्टोर होती है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। डीएनए के अंदर हमारी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डीएनए रिवील कर सकता है कि हमारे को क्या हेल्थ रिस्क है, फ्यूचर में कैसे डिजीज के रिस्क है, या फिर हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है, या फिर हमें क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है, या क्या हो सकता है। अगर ये सब इंफॉर्मेशन, जो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये किसी गलत इंसान के पास चली गई तो क्या होगा? ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ लगी तो क्या होगा? वो इस चीज को मिसयूज करने लगेगा ना। इसको आप एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है? और सपोज करो कंपनी को पता चल गया है कि फ्यूचर में आपको डायबिटीज रिस्क है, तो इस बेसिस पे कंपनी ने आपको जॉब देने से मना कर दिया। क्या ये चीज फेयर है या नहीं है?
सिर्फ कंपनी को ये पता चला है कि फ्यूचर में आपको डायबिटीज का रिस्क है, और उन्होंने आपको इसी बेसिस पे जॉब ही नहीं दी। क्या ये चीज सही हो? यस और नो, सही हो? नहीं है। एग्जैक्टली exactly. भाई हमें अभी डिजीज है थोड़ी, फ्यूचर में है, और क्या पता कभी हो ही ना, और आप हमें इस बेसिस पे जॉब ही डिनाई करो, तो ये बहुत ही गलत चीज है। तो इसीलिए जो हमारी जेनेटिक डेटा है उसको उसकी प्रिवेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो कंपनी के पास चाहिए, कंपनी को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए अभी क्या डिजीज है क्या नहीं है। करंटली हम अपनी जो क्राइटेरिया है जॉब के लिए, हम उसको मीटअप कर रहे हैं। आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हमें जॉब तो डिनाई नहीं कर सकते ना, जो कि हमें अभी प्रेजेंट में है भी नहीं। प्रोबेबिलिटी है होने की, क्या पता ना भी हो। तो ये चीज गलत है कि उसने आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया गया है। आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग अपना पासवर्ड किसी किसी भी, आपका इंस्टा पासवर्ड है, आपका स्नैपचैट पासवर्ड है, फोन का पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड, मेल का पासवर्ड, क्या आप ये सब पासवर्ड किसी के साथ शेयर करते हो, स्ट्रेंजर के साथ? नहीं करते हो ना, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आप इस अपने पासवर्ड को, ये प्राइवेट है और आप इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। तो सेम उसी तरीके से जो डीएनए का डेटा होता है, जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो भी आपका पर्सनल पासवर्ड जैसा होता है। आप अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। आपको नहीं पता कि सेकंड पर्सन किस इंटेंशन से आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं। क्या पता वो फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है आपके अगेंस्ट। तो आप अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रैंडमली किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। डॉक्टर्स के साथ शेयर करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो हमारे को हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड हमें को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, और उनके लिए हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है आपके कंसेंट के साथ। रैंडमली आप अपनी डेटा को किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो एथिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि वो इंसान मिसयूज कर सकता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है? जो बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट को वो अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, वो नेचुरल प्लांट्स के साथ मिक्सअप हो सकते हैं, और इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। अच्छा, आई हैव यूज्ड द वर्ड बायोडाइवर्सिटी। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ biodiversity? What is biodiversity? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, किसी को पता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है variety of all living things on earth, which include plants, animals, microorganisms, ecological complexes, fungi, etc. etc. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब मिलके बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो फंगी है, कुछ भी है, ये सब मिलके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो अगर हम अपने फील्ड में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ही ग्रो करने लगे, तो जो नेचुरल वेराइटीज थी, जो ऑथेंटिक वेराइटीज थी, वो डिसअपियर हो जाएंगी। ये नेचर के अगेंस्ट होगा ना, कि हमने कुछ भी चीज नेचुरल तो रहने ही नहीं दी, हर चीज अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दी।
जो चीज नेचुरल होती है वो ज्यादा बेटर होती है, या जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं वो ज्यादा बेटर होती है? नेचुरल चीजें ही जो होती हैं वो ज्यादा बेटर होती हैं कंपेयर टू आर्टिफिशियल वन। एग्जैक्टली, तो हम इतनी साइंस को यूज नहीं कर सकते हैं कि जो नेचुरल चीजें थी, जो हमेशा से इतने सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उनको कंप्लीटली खत्म कर दे, वो नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा और वो एथिकली गलत होगा। तो जो नेचुरल चीजें हैं, उनका एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम कुछ चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ चीजों को मीटअप करने के लिए, ये नहीं है कि हम हर चीज को मॉडिफाई ही कर देंगे और जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है उसको खत्म कर देंगे बिल्कुल। वी डोंट हैव दैट राइट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझो कि हमने एक फिश है, स्पीशीज है एक फिश की, उसको मॉडिफाई कर दिया। अब वो जो मॉडिफाइड फिश है वो गलती से हमने ओशियन में रिलीज हो गई हमसे। अब उससे क्या होगा? जो नेचुरल इकोसिस्टम था ओशन के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। जो ऑलरेडी एक इकोसिस्टम चल रहा था वो चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमने उसमें मॉडिफाइड फिशेस को रिलीज रिलीज हो गई है ओशियन में। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स किसी की भी हो सकती है, जहां पर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा, एक स्पेसिफिक एरिया में। ओशियन के अंदर जो प्लांट्स हैं, वाटर है, फिशेज हैं, शार्क्स हैं, ये सब आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अगर हम बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो जो ऑलरेडी नेचुरल ओशियन इकोसिस्टम हो रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो इंटरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आया सबको? ये नेचर ये नेचर पे इम्पैक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। एम आई क्लियर विद द वर्ड इकोसिस्टम क्या होता है, और कैसे अगर हम बाहर से कोई चीज को डालेंगे फॉरेन एलिमेंट, तो जो नेचुरल चीज ऑलरेडी हो रही थी उसमें भी डिस्टर्बेंस कॉज हो सकती है, और उसमें उसका साइड इफेक्ट हम देख सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? नेचर पे इम्पैक्ट का अगर मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल की बात करूं तो यू हैव सीन एन एक्सपीरियंस कोविड-19 का जो टाइम था, वो क्या हुआ था? वो वायरस एक्सीडेंटली इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया था, जो कितनी तेजी से स्प्रेड हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों को अफेक्ट किया उस एक वायरस ने। तो ये साइंस का यूज तो किया जा रहा था एक वायरस को डेवलप करने के लिए, बट उसका इम्पैक्ट जो हुआ वो हम कितने बड़े लेवल पे हुआ वो हमने अच्छे से देखा। तो हमें यूज तो करना चाहिए टेक्नोलॉजी को, पर इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि वो इतने सारे लोगों को हार्म कॉज करे, उनकी लाइफ कॉस्ट करे। समझ में आया आपको? बहुत ही सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेके हमें उस चीज को यूज करना है। एक मेयर एक्सीडेंट था कि वायरस रिलीज हो गया, बट कितने सब लोगों को उसका कॉस्ट पे करना पड़ा था वो सब हम देख चुके थे 2 साल में। अब इमेजिन करो अगर एक क्लास है और उस क्लास में हर एक स्टूडेंट की जो पर्सनालिटी है वो एकदम सेम हो जाएगी, तो क्या वो क्लास बोरिंग नहीं लगेगी? हर बच्चा एकदम सेम है, कोई डिफरेंट तरह की क्वालिटी पोजेस ही नहीं करता, A to Z सारे बच्चे सेम है। क्या वो क्लास बोरिंग होगी ना? सब एक जैसे होंगे तो ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। तो सेम तरीके से जो क्लास की डाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी।
एक क्लास इंटरेस्टिंग कब होती है, जब उसमें अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तभी तो उसकी डाइवर्सिटी डाइवर्स होती है और उस क्लास में मजा आता है। सिमिलर तरीके से अगर नेचर में हम सब चीज एक जैसी कर देंगे टेक्नोलॉजी की मदद से, तो नेचर डिस्टर्ब होगा नहीं। क्योंकि जो हमारा नेचर है वो डाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है। हम हर एक चीज को एक जैसा नहीं कर सकते। उससे जो हमारी नेचुरल डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसका एनवायरनमेंट पे इनफैक्ट हम लोगों के लिए भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आया आप सबको? समझ में आया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट? जहां तक सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? ठीक है। कुछ सेफ्टी कंसर्न्स का हमें ध्यान रखना होता है। जो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो प्रोडक्ट्स को हम लोग बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स हमेशा सेफ होने चाहिए। जो भी वैक्सीन या फिर मेडिसिन या फिर ड्रग्स हम लोग साइंटिस्ट लॉन्च करते हैं ना, उनको लॉन्च करने से पहले उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो सोसाइटी या लोगों के ऊपर। उनकी प्रॉपर टेस्टिंग जरूरी है ताकि जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नई ड्रग लॉन्च हुई बिना टेस्टिंग के, तो जो पीपल वुड गेट सिक एंड दिस इज डेंजरस। ओके, तो टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। एक बार एक वैरायटी ऑफ मेडिसिन थी, दो कंपनीज थी। एक कंपनी ने वो मेडिसिन बनाई और उससे डिजीज ना क्योर होने लगी थी, लेकिन कंपनी के पास पेटेंट होता है उनकी मेडिसिन का, जो वो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते कि उन्होंने ये मेडिसिन को कैसे बनाया। वो नहीं करना चाहते शेयर, तो वो नहीं कर सकते। दूसरी कंपनी ने उसके उस मेडिसिन को डिकोड करने की कोशिश की, बट उस कंपनी से एक मिस्टेक हो गई और उस कंपनी ने वो मेडिसिन लॉन्च कर दी। लोगों ने वो मेडिसिन कंज्यूम की और उनकी जान जाने लगी और वो और बीमार होने लगे ठीक होने की बजाय। तो वो कंपटीशन तो दूसरी कंपनी से था, बट जो रिजल्ट उन मेडिसिन का जो लोगों ने देखा, कंपनीज को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। लोगों की जान गई ना, उन वो बीमार हुए, उनकी फैमिलीज को फेस करना पड़ा। तो ये चीज जो है ये एथिकली गलत है कि आपको अपनी राइवलरी के चलते लोगों को फोर्स पे नहीं करनी है आपकी राइवलरी की। ठीक है, उनकी सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी है। समझ में आया सबको? इसीलिए जो भी आप लोग ड्रग लॉन्च कर रहे हो उसको प्रॉपरली टेस्ट करना जरूरी है, ताकि लोग वो बीमार ना हो या फिर वो सोसाइटी के लिए डेंजरस ना हो वो मेडिसिन। लैब सेफ्टी, अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो साइंटिस्ट काफी डेंजरस बैक्टीरिया के साथ काम करते हैं, वायरसेस के साथ काम करते हैं। अगर वो एक्सीडेंटली रिलीज हो गया तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हम लाइव एग्जाम्पल एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि एक्सीडेंटली वायरस रिलीज हो गया था लैब से, तो क्या हुआ था। तो इसीलिए जो भी लैब में काम हो रहा है उसको प्रॉपर सेफ्टी के साथ सारे प्रिकॉशन, सारी सेफ्टी गाइडलाइंस, हर चीज का ध्यान रखते हुए लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, सारे जो स्ट्रिक्ट लैब के रूल्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई भी मिस्टेक जो है उससे बहुत ही ज्यादा हार्म कॉज हो सकता है। समझ में आया? तो अब इम्पोर्टेंट क्या है एथिकल गाइडलाइंस की? जो एथिकल गाइडलाइंस है वो मदद करती हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। वो इंश्योर करती हैं कि रिसर्च जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से की जा रही है। इसकी मदद से हम, एथिकल गाइडलाइंस की मदद से हम लोग टेक्नोलॉजी के मिसयूज को प्रिवेंट कर सकते हैं, और दूसरा हम प्रमोट कर सकते हैं कि सेफ प्रैक्टिसेस भी हो। एम आई क्लियर? एथिकल इश्यूज सबको समझ में आए कि कैसे हमें जो हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं उसको एथिकली यूज करना है। जब तक हम
कुछ अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं, हम उसको डिजाइनर बेबीज क्रिएट करने के लिए जीन्स को मॉडिफाई करेंगे तो वो एथिकली गलत होगा। दूसरा हमने देखा कि डेटा प्रिवेसी बहुत जरूरी है, हमें अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी रैंडम या किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करना है। डॉक्टर्स आर एन एक्सेप्शन बिकॉज वो हमारे को ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं, तो उनके लिए वो चीज जानना जरूरी है। बट किसी थर्ड पर्सन को वो जानना जरूरी नहीं है। हमने इसमें एग्जाम्पल देखा, अगर किसी के पास हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चल जाती है तो वो उसको मिसयूज कर सकता है, जैसे हमें जॉब से रिफ्यूज करना, जॉब से निकालना, ऐसी डिजीज के ऊपर जिसकी सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी है, जो हमें फ्यूचर में हो सकती है, प्रेजेंटली तो हमें वो डिजीज है भी नहीं। तो ये एथिकली रॉन्ग होगा। फिर हमने देखा कि एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है बायोटेक्नोलॉजी का। अगर हम हर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को नेचुरल क्रॉप्स के साथ मिक्सअप कर देंगे तो जो नेचुरल प्लांट्स है उनको उनको अफेक्ट पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ नेचर में रहते हैं। अगर हम सिर्फ मॉडिफाइड क्रॉप्स को ही ग्रो करने लगेंगे तो जो नेचुरल वेराइटी है, जो ऑथेंटिक चीज है, वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था कि अगर हम कोई भी मॉडिफाइड फिश एक्सीडेंटली ओशन में रिलीज हो जाती है तो जो ओशन का नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो चीज गलत है, सही नहीं है। फिर हमें सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सेफ होना बहुत जरूरी है। कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन लॉन्च की जा रही है तो उसकी पहले प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। अगर कोई भी नई ड्रग लॉन्च कर दी गई बिना टेस्टिंग के तो वो लोगों को सिक बीमार कर सकती है और ये उनकी हेल्थ के लिए डेंजरस होगा। दूसरा, हमें लैब की प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। साइंटिस्ट जो होते हैं वो डेंजरस बैक्टीरिया वायरसेस के साथ काम करते हैं, अगर वो एक्सीडेंटली रिलीज हो जाते हैं तो दिस वुड कॉज सीरियस प्रॉब्लम। दूसरा, उनको लैब के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है साइंटिस्ट के लिए। एम आई क्लियर? आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आई आज की क्लास, आज का टॉपिक सबको अच्छे से? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। कोई वर्ड का मीनिंग समझ में ना आया हो? बताओ, समझ में आया सबको, यस और नो? कुछ पूछना है? आज की क्लास सिर्फ अंशु को समझ में आई है क्या, और किसी को समझ नहीं आई क्या? कोमल, मुस्कान, उषा, संजना, क्लियर और नॉट? अच्छा, तो मुझे बताना कि वेदर दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। क्या हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं?
श्वेता। यस, हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक डेटा कैन ऑलवेज बी शेयर्ड विदाउट परमिशन। क्या हम जेनेटिक डेटा को बिना परमिशन के हमेशा शेयर कर सकते हैं? वेरी गुड, नहीं कर सकते हैं। दिस इज एथिकली रॉन्ग। कोई भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रेफर्स ओनली टू एयर पोल्यूशन। जब हमने अभी टॉपिक में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की थी तो क्या हम सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे इधर? एग्जैक्टली, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से हमारा मतलब था वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, एयर पोल्यूशन भी, हमारे इकोसिस्टम के बारे में भी हमने बात की, बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी हमने बात की। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से हमारा मतलब है पूरे इन्वायरमेंट को क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम सिर्फ एक एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्टी टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिफोर रिलीजिंग बायोटेक प्रोडक्ट। सेफ्टी टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिफोर रिलीजिंग बायोटेक प्रोडक्ट। जो हम लैब में सेफ्टी टेस्ट करते हैं ना किसी भी वैक्सीन मेडिसिन को लॉन्च करने से पहले, क्या उसकी सेफ्टी टेस्टिंग जरूरी है या नहीं? एग्जैक्टली, सेफ्टी टेस्टिंग करना तो बहुत जरूरी है। कोई भी नई चीज अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसको पहले प्रॉपरली उसका टेस्ट किया जाएगा कि वो हार्मफुल तो नहीं है या फिर उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। ये सब चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिकल गाइडलाइन हेल्प साइंटिस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। या जो एथिकल गाइडलाइंस है वो साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने में? ओके। एग्जैक्टली, जो एथिकल गाइडलाइंस है वो साइंटिस्ट की हेल्प करती है ना कि वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सके, इररेलेवेंट डिसीजन ना ले। ठीक है। नाउ टेल मी व्हाई आर सेफ्टी कंसर्न इम्पोर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। जो सेफ्टी कंसर्न है वो बायोटेक में इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑप्शन वन इज टू रिड्यूस होमवर्क, ऑप्शन टू इज टू प्रिवेंट हार्म to humans and the environment. Option third is to increase food prices, and option four is to stop scientific research. सेफ्टी कंसर्न क्यों इम्पोर्टेंट है? होमवर्क को कम करने के लिए, या फिर टू प्रिवेंट हार्म टू ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट, या फिर फूड के प्राइसेस बढ़ाने के लिए, या फिर साइंटिफिक रिसर्च को रोकने के लिए?
यस एग्जैक्टली, ह्यूमंस को हार्म ना हो और एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म ना पहुंचे, इसीलिए जो है सेफ्टी कंसर्न इम्पोर्टेंट है। नाउ टेल मी, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप मुझे बताओगे उनमें से कौन सा रिलेटेड है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से इन बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम ट्रैफिक, थर्ड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम, third is watching educational videos, and fourth is building taller houses। इनमें से environmental impact से related कौन सा एग्जाम्पल है? नॉइज पॉल्यूशन जो ट्रैफिक से मिलता है, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम से, या फिर जो हम एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं वो, या फिर जो टॉलर हाउसेज हैं उनको बनाना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो अफेक्ट करती हैं इकोसिस्टम को, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डज डेटा प्रिवेसी मीन इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो वर्ड हमने यूज किया डेटा प्रिवेसी, उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन वन इज शेयरिंग ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स पब्लिकली, अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को पब्लिकली शेयर करना। दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट करना अपने पर्सनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। थर्ड है स्टोर करना प्लांट के फीड को। और फोर्थ ऑप्शन है हाइडिंग साइंटिफिक डिस्कवरी। इनमें से डेटा प्रिवेसी का मतलब क्या है? एग्जैक्टली अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, पर्सनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको प्रोटेक्ट करना डेटा प्रिवेसी का मतलब होता है। ओके, नाउ टेल मी which is a major ethical concern about genetic modification. Option 1 is increased rainfall, option 2 is loss of biodiversity, option 3 is faster internet speed, and option 4 is reduced sunlight। इनमें से सबसे मेजर एथिकल कंसर्न कौन सा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का? बढ़ा हुआ बार रेनफॉल, या फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस, या फिर इंटरनेट की तेज स्पीड, या फिर सनलाइट का घटना? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, करेक्ट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेजर एथिकल कंसर्न है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। ओके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन? स्टार्टिंग में रिमेम्बर सेशन स्टार्ट किया था मैंने जब एथिकल इश्यूज वाला, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन का ही मतलब बताया था। और आप इस नाम से मेरे को इस वर्ड का मीनिंग भी बता सकते हो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अपनी समझ से बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या है? सही गलत लिखो कुछ भी, क्योंकि आप लोग सारे देखो ट्रू फॉल्स बिल्कुल सही आंसर्स देते हो, जिन क्वेश्चन का मैं ऑप्शन देती हूँ वो भी करेक्टली बोलते हो। अब मीनिंग भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्या मीनिंग है? नाम से मत नाम पढ़ो और समझो मतलब क्या है, नाम से मतलब पता चल रहा है आपको वर्ड का। कोशिश करो समझने की और लिख के भेजो मुझे इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन दूंगी तो बताओ क्या मीनिंग है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। कोमल आप कुछ लिख रहे थे, आप ही लिखो क्या लिख के भेज रहे थे।
सही गलत कोई भी आंसर है लिख के भेजो। अंशु ने भी लिख के भेजा है। और एक दो आंसर्स आने दो, फिर मैं बताऊंगी सही है कि गलत है। संजना, श्वेता, ऊषा, कोमल, प्लीज लिखो क्या मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। आपकी स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। मैं तो बता दूंगी कोमल, आप लोग भी तो बताओ। मैंने तो बताया भी था, मैं तो फिर से बता दूंगी। आप लोग मुझे गलत आंसर बताओ, एटलीस्ट बताओ तो। अब तो मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है आपके डीएनए या जीन में चेंजेस करना। अंशु ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है, डीएनए में बदलाव करना। वेरी गुड अंशु। अब आप सबको समझ में आया जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बीटी कॉटन किसका एग्जाम्पल है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का तो एग्जाम्पल है। उसमें क्या किया गया है, चेंजेस ही तो किए गए हैं, मॉडिफाई किया गया है ना। समझ में आया सबको। ठीक, चलो, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई एम शेयरिंग योर असाइनमेंट, आप लोग प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। आपको क्या लिखना है, एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोटेक्नोलॉजी यूज। आपको एक्सप्लेन करनी है एथिकल गाइडलाइन बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे सेफ्टी इंश्योर करना, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, फेयरनेस को प्रमोट करना, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ये कुछ चीजें हैं जो आपको
ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते वक्त। तो आप इनमें से कोई भी 3 गाइडलाइंस को एक्सप्लेन करना है आपको असाइनमेंट में, और प्रॉपर सेफ्टी टेस्टिंग को समझना है और उसे इंश्योर करना है। एम आई क्लियर विद दैट? आज की क्लास सबको समझ में आई? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ओके, बाय, थैंक यू सो मच फॉर cooperating. See you guys tomorrow. Bye everyone. Okay, thank you.